नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। आज हम NNACP जिसका फुल फॉर्म है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो चौथा हुआ है रिसेंट का, उसके द्वारा जो भी परसेंटेज बताए गए हैं कि नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में, प्रेग्नेंट वीमेन में, बच्चों में एनीमिया का क्या परसेंटेज है, उसको भी हम साथ में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो एनीमिया प्रोग्राम चलाए गए हैं वो कई बार चेंज हुए हैं, ठीक है, उनका नाम बदला गया है। तो रिसेंट में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है और पहले कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, उन सभी को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो NNACP है, ठीक है, जिसे कि हम नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके पहले इसका नाम कुछ और था, जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं। तो जो रक्ताल्पता है यानी कि अनीमिया है, आप जानते ही हो कि ये जो प्रजनन आयु की महिला समूह है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है और लैक्टेटिंग वीमेन है और जो यंग चिल्ड्रन है, उनको विशेष रूप से ये प्रभावित करता है। तो ये अनुमान है कि ये 50% से जो अधिक महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार हैं, लेकिन अब जो एग्जैक्ट परसेंटेज है उसे हम लास्ट में देखेंगे। और ये इसका कारण क्या है? लौह लवण और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से जो है ये सारी चीजें होती हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये फॉलिक एसिड और लौह लवण की कमी से जो अनीमिया हो रहा है, ये सीधे या प्रत्यक्ष रूप से 20% मातृ मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी के लिए ये जिम्मेदार है अनीमिया। ओके, इसके अलावा समय से पहले जन्म, जन्म से के समय कम वजन और प्रसवकालीन मृत्यु, इन समस्याओं की जो अधिक मात्रा में पाया जाना भी अनीमिया का दुष्फल है, यानी कि दुष्परिणाम हम कह सकते हैं कि अनीमिया की वजह से ये सारी चीजें भी होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो अनीमिया का मुख्य स्रोत था वो डिस्कस नहीं किया, वो देख लेते हैं। अनीमिया अंडे, मांस, यकृत, सूखे मेवे में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी गहरे रंग की पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, राई, आप जानते ही हो, इन सब में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दाल है, गुड़ है, खजूर है, मुनक्का, इसमें भी लौह लवण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका कारण क्या है। गांव महिलाएं क्या होती है, भोजन पर ध्यान नहीं देती हैं, सब लोग घर में खाना खा लेती हैं, उसके बाद में वो लास्ट में खाना खाने बैठती हैं, जो बचा हुआ खाना है वही खाती हैं। मीन्स जो पुअर है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो इसकी वजह से उनको कम गुणवत्ता वाले आहार मिलते हैं, जैसे कि घी, दूध, छाछ, दही, फल, दाल, ये सब कम मात्रा में वो लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अनीमिया की शिकार हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये तो कारण है ही, यानी कि गरीबी कह सकते हैं और अपना ध्यान न देना अपने सेहत का। इसके अलावा बार बार गर्भधारण व उसके साथ स्तनपान भी रक्ताल्पता को बढ़ावा देता है। ठीक है, और जो कई महिलाएं हैं गर्भावस्था, धात्र्यावस्था में बहुत सारे खाना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नहीं खाती हैं किसी न किसी मिथ की वजह से, जैसे कि गुड़ है, अमरूद है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, आयरन नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुप्रभाव के देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो लक्षण होते हैं इसके, आंखों, हाथों, पैरों में पीलापन, थकान, कमजोरी, ये इसके लक्षण हैं। अगर इसको लेकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रक्ताल्पता यानी कि अनीमिया, शाला पूर्व बालक यानी कि प्री स्कूल चिल्ड्रन और स्कूल जाने वाले बच्चे यानी कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बच्चों में बुद्धिमत्ता की कमी को जन्म देती है, यानी कि जो उनकी मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बाधित हो जाता है और रक्ताल्पता से सभी आयु वर्गों के रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अनेक प्रकार के संक्रमण का आसानी से शिकार हो जाता है, क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं। अनीमिया में मांसपेशियां ऊर्जा का उपयोग उचित रूप से नहीं कर पाती, इस कारण से वयस्क व किशोर में कार्य शक्ति व शारीरिक क्षमता का कम होना देखा जाता है। जब भी अनीमिया, देखिए अनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी होती है और ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन, वो हमारे शरीर में काम क्या करता है,
न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो जब भी रक्त की कमी हुई, ठीक है, तो क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सही से नहीं पहुंच पाता है, दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां हैं वो पर्याप्त रूप से जो है ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो कार्य शक्ति है, शारीरिक क्षमता है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था में जो अनीमिया से अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि बच्चे का जल्दी जन्म ले लेना, जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाना, ये सब भी समस्या है अनीमिया की। इसके अलावा अनीमिया से शरीर की आंतरिक क्रियाओं पर भी काफी दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अनेक हार्मोन क्रियाएं, चयापचयी क्रियाएं, आमाशय व आंतों की सामान्य क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है अनीमिया की वजह से। अब हम आते हैं इसके कार्यक्रम पर। तो राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है, लेकिन अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं और इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। भारत में व्याप्त रक्ताल्पता की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी कि 1970 में राष्ट्रीय रक्ताल्पता रोग निरोधी कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में इसी कार्यप्रणाली आदि में कुछ बदलाव के बाद सन 1989 में इसका नाम राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं डिटेल में। आयरन, देश में अनीमिया को रोकने के उपाय के रूप में 1970 में राष्ट्रीय पोषण संबंधी अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम, जिसे कि NNAPP कहते हैं, उसको राष्ट्रव्यापी रूप से शुरू किया गया था। यानी कि सबसे पहले जो अनीमिया का प्रोग्राम शुरू हुआ था उसका नाम था राष्ट्रीय पोषण संबंधी अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम, या फिर इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। ओके, जो कि 1970 में शुरू हुआ था। इसके उद्देश्य क्या क्या थे तो वो हम देख लेते हैं। HB स्तर, HB का मतलब हो गया रक्त, ब्लड, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में HB लिखते हैं। HB स्तरों के आकलन के माध्यम से माताओं और छोटे बच्चों में पोषण संबंधी अनीमिया के आधारभूत प्रसार का आकलन करना। दूसरा क्या था उद्देश्य, माताओं और बच्चों को IFA यानी कि आयरन एंड फॉलिक एसिड की रोकथाम और उपचार खुराक देना, आयरन एंड फॉलिक एसिड की खुराक प्रदान करना। फिर तीसरा क्या था कि टैबलेट की गुणवत्ता, IFA आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के वितरण और खपत की लगातार निगरानी करना कि सही मात्रा में लोगों तक पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं। समय समय पर लाभार्थियों के HB स्तरों का आकलन करना यानी कि रक्त का, और माताओं को प्रासंगिक पोषण शिक्षा यानी कि रेलेवेंट न्यूट्रिशनल एजुकेशन के माध्यम से गोलियों का सेवन करने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि वो अपने बच्चों को उचित खुराक भी दे सके। तो उनको शिक्षा भी देना था। तो ये मुख्य उद्देश्य थे इसके। अब जो NNAPP के तहत प्रदान किए गए आयरन एंड फॉलिक एसिड गोलियों की निर्धारित मात्रा कितनी थी वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, और बाद में जब नाम चेंज हुआ तो जो इनकी निर्धारित मात्रा थी उसमें भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो गोलियों की जो निर्धारित मात्रा है गर्भवती महिलाओं के लिए यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक बड़ी जो वयस्क यानी कि बड़ी टैबलेट, प्रत्येक टैबलेट में कितना था 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है, और इसे प्रतिदिन 100 दिनों तक लेना होता है। यानी कि रोज जो है एक बड़ी गोली जिसमें 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है, ये लेना होता है 100 दिनों तक रोज। ओके, फिर है दूसरा स्तनपान कराने वाली महिलाएं यानी कि जो लैक्टेटिंग विमेन है, और अंतर गर्भाशयी उपकरण स्वीकार करने वाली यानी कि लैक्टेटिंग विमेन एंड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एक्सेप्टर, यानी कि जिन महिलाओं ने कॉपर्टी लगवा रखा है तो उनके लिए है। ठीक है, उन्हें भी एक बड़ी गोली जिसमें कि 60 मिलीग्राम mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, तो ये सेम ही है, गर्भवती महिला के लिए भी उतना ही है और लैक्टेटिंग और इंट्रायूटेराइन के लिए भी सेम है, ये भी 100 दिनों तक प्रतिदिन लेना है। फिर है पूर्व स्कूली बच्चे यानी कि जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है 1 से 5 वर्ष तक, उनको एक छोटी गोली
जिसमें कि 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, इतना होना चाहिए और ये भी प्रतिदिन 100 दिनों तक लेना है। छोटे बच्चों के लिए जो गोलियां निगल नहीं सकते थे, आईएफए की समान मात्रा वाले तरल सिरप उनको दिया गया, यानी कि जो गोलियां नहीं खा पा रहे हैं उनको सिरप दिया गया। फिर है गंभीर रक्ताल्पता यानी कि लेस देन 7 ग्राम पर डीएल जिनका ब्लड काउंट है वाली महिलाओं को 100 दिनों के लिए दिन में 2 बार एक बड़ी गोली दी गई। यानी कि पहले क्या था, 100 दिनों तक प्रतिदिन एक गोली लेना था जो प्रेग्नेंट वीमेन है या फिर नॉन प्रेग्नेंट वीमेन है। जो गंभीर रक्ताल्पता यानी कि जिनका जो ब्लड है वो 7 ग्राम से कम है, तो उनको 100 दिनों तक दिन में 2 बार ये गोलियां लेनी होती थी। कार्यक्रम को देखता कौन था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी और उप केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया गया था और इसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो आईएफए टैबलेट के वितरण के लिए जिम्मेदार थे, यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ थे वही इसका वितरण करते हैं और प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, उनके माध्यम से इसको लागू किया गया था। तो ये था जो प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत ये निर्धारित मात्राएं थी गोलियों की। फिर इसके बाद 1970 में प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया था। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 1989 में एनएनएपीपी के मूल्यांकन के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक समूह का आयोजन किया गया, जिसमें सिफारिश की गई कि वयस्कों में जो आयरन की खुराक है उसको 100 mg एलिमेंटल आयरन तक बढ़ाया जा सकता है। पहले क्या था, 60 mg था, लेकिन इसको जब 1989 में एक मीटिंग की गई विशेषज्ञ के जिसमें थे, तो उसमें ये सिफारिश की गई कि जो आयरन की खुराक है उसे 100 mg एलिमेंटल आयरन तक बढ़ाया जाए। ओके, उसके बाद 1991 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो भी दिशा निर्देश थे उनमें क्या किया, संशोधन किया 1991 में। ओके, अब क्या किया गया कि जो एनएनएपीपी यानी कि नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम था, उसका नाम बदल करके क्या रखा गया, राष्ट्रीय पोषण अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम NNACP हो गया यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ वही है, यहाँ पर प्रोफाइलैक्सिस की जगह पर कंट्रोल हो गया। ओके, इसको कर दिया गया, नाम चेंज हो गया 1991 में। फिर रोकथाम से अच्छा, अब इसमें जो उद्देश्य थे और जो सेवा घटक थी यानी जो सेवाएं थी वो वही थी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। फिर स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा पर, लेकिन इसमें स्वास्थ्य और जो पोषण शिक्षा गतिविधियां थी उन पर ज्यादा जोर दिया गया कि उनको स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है टैबलेट्स के अलावा। फिर इसके बाद में अभी एक बार प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम था और 1970 में, उसके बाद में 1989 में मीटिंग हुई और 1991 में इसका नाम चेंज करके कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया गया। अब 2007 में जो लौ अनुपूरण की राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन है, उसको फेरस सल्फेट और फॉलिक एसिड के तरल निर्माण के प्रावधान को शामिल करने के लिए फिर से संशोधित किया गया, यानी कि फिर से उसमें चेंज किया गया, जिसमें जो बच्चे थे 6 से 60 महीने के लिए उन्हें 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रति मिलीलीटर रखा गया। ओके, और इसमें लिक्विड फॉर्मुलेशन यानी कि तरल सूत्रीकरण को बोतलों में वितरित किया जाना था, ताकि हर बार केवल 1 मिलीलीटर ही छोड़ा जा सके। कि जो छोटे बच्चे 6 से 60 महीने यानी 6 महीने वाले बच्चे हैं, तो उनको लिक्विड दिया जा सकता है क्योंकि वो टैबलेट नहीं ले पाएंगे, तो उनको जो है क्या किया गया, लिक्विड फॉर्मूला उसका तैयार किया गया और उसको बॉटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस तरीके से किया गया कि हर बार केवल 1 ml ही जो है उनको अनीमिया और जो एलिमेंटल आयरन और फॉलिक एसिड है वो 1 ml ही मिल सके। इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया। इसके बाद में एनएनएपीपी जो है उसमें 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों और 11 से 18 वर्ष की आयु के जो किशोर थे उनको भी शामिल किया गया था। ठीक है, 6 से 10 की जो आयु के बच्चे थे उनमें वर्ष में 100 दिनों के लिए प्रतिदिन 30 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 250 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रदान किया गया। 11 से 18 वर्ष की आयु के जो किशोर थे उनको प्राथमिकता दी गई और वयस्कों के समान ही उनकी जो खुराक थी और अवधि थी वो वयस्क के समान ही थी जो किशोर थे।
ठीक है। आयरन की कमी वाले अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए कई चैनल रणनीति का महत्व सुझाया गया और नए उत्पाद जैसे कि डबल फोर्टिफाइड नमक, स्प्रिंकलर, अल्ट्रा चावल और जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका उपयोग करने के लिए बहुत सारी रणनीति तैयार की गई है और उनको इससे रिलेटेड शिक्षा दी गई कि इसको भी खाया जा सकता है, जिससे कि उनके जो पोषक तत्व हैं और आयरन की कमी है वो पूरी हो सके। ओके, मतलब ये डबल फोर्टिफाइड नमक किया गया, फोर्टिफिकेशन किया गया, अल्ट्रा चावल तैयार किया गया। अब तो इनका जो है इनको खोजा गया, तैयार किया गया, जिससे कि जो अनीमिया की डेफिशिएंसी है उसको दूर किया जा सके खाद्य पदार्थों के माध्यम से। इसके बाद में 2013 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने NNACP यानी जो कंट्रोल प्रोग्राम था उसका विस्तार किया और इसका नाम बदल करके नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम कर दिया। यानी कि फाइनल 2013 में जो है इसका नाम फिर से चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम, NIPI। ओके, तो अब जो NIPI है इसके अंतर्गत कौन कौन से जो टैबलेट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आयरन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया अंडर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम एंड देयर कंपैरिजन विद ग्लोबल गाइडलाइंस। ये ग्लोबल गाइडलाइंस है, इसे का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने की उतनी जरूरत नहीं है, आपको बस क्या देखना है, यहाँ पर जो NIPI 2013 है उसके अंतर्गत जो एज ग्रुप के अनुसार जो डोज ऑफ आयरन है वो कितनी कितनी लेनी है, क्योंकि जब 2013 में इसमें संशोधन किया गया तो फिर से इसमें चेंजेस किए गए। अब यहाँ पर डोज ऑफ आयरन है, फ्रीक्वेंसी है और ड्यूरेशन है। इन्फेंट्स यानी कि जो 6 to 23 मंथ्स है उनके लिए जो डोज ऑफ आयरन थी 20 mg एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड और बाई वीकली यानी कि वीक में एक सप्ताह में 2 बार। और ड्यूरेशन क्या था, थ्रू आउट द ईयर यानी कि साल भर में। और जो चिल्ड्रन 24 to 59 मंथ के थे उनमें 20 mg एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड यानी कि सेम है, बाई वीकली है और थ्रू आउट द ईयर यानी कि सेम है, 6 to 23 मंथ और 24 to 59 मंथ ये सेम ही है। फिर जो चिल्ड्रन एज्ड 5 to 10 ईयर थे उनमें बढ़ गया है 45 mg एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है। और ये पहले वीक में 2 बार था, अब वीकली है यानी कि वीक में 1 बार और थ्रू आउट द ईयर है। फिर चिल्ड्रन एज 10 to 12 ईयर हैं उनमें फिर से बढ़ गया 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, वीकली है, थ्रू आउट द ईयर है। एडोलसेंट यानी कि जो किशोर हैं 12 से 19 साल के उनमें 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड यानी कि सेम जो चिल्ड्रन 10 to 12 ईयर वाले थे उन्हीं के बराबर है, वीकली और थ्रू आउट द ईयर। जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनमें जो डोज ऑफ आयरन है 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड यानी कि इनके लिए भी सेम है, चिल्ड्रन, एडोलसेंट और प्रेग्नेंट वीमेन का सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो यहाँ पर डेली है, बच्चों के लिए एडोलसेंट के लिए क्या था, वीकली था, वीक में 1 बार, लेकिन यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको डेली लेना है। ठीक है, और ड्यूरेशन क्या है, टू बी स्टार्टेड आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एट 14 to 16 वीक ऑफ गेस्टेशन फॉर 100 डेज। 100 डेज तक लेना है। और कब, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है यानी कि जो पहला 3 महीना है उसके बाद से स्टार्ट करना है। चलिए, फिर है लैक्टेटिंग वीमेन के लिए डोज ऑफ आयरन है, सेम है, 100 mg एलिमेंटल और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ये भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी डेली है। और इसमें क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 100 डेज पोस्ट पार्टम। ठीक है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद 100 डेज तक लेना है। वीमेन ऑफ रिप्रोडक्शन एज ग्रुप, डोज ऑफ आयरन 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड सेम है, लेकिन ये वीकली है और थ्रू आउट द ईयर। वीमेन ऑफ रिप्रोडक्शन एज ग्रुप यानी कि जो अभी उस एज ग्रुप में है रिप्रोडक्शन के, यानी कि जो प्रेगनेंसी वाले स्टेज में है। ओके, तो ये टेबल है, यहां से आप ये प्रेजेंट का है तो आपको यही टेबल तैयार करनी है, क्योंकि जो पुरानी है क्वेश्चन जो आएंगे जो रिसेंट का है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना एलिमेंटल आयरन और कितनी फॉलिक एसिड जो है एक टेबलेट में होगा। ठीक है, तो यहां से आप जो है इसका अमाउंट देख सकते हो। यहाँ पर
जो पैरामीटर्स यानी कि एज वाइज दिया गया है। तो इसको आप पूरा नोट डाउन कर लो और तैयार कर लो अच्छे से। इसके अलावा और भी टेबल है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम जो आपका जो टेलीग्राम चैनल है मेरा उसी पर मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आप खुद इसको पढ़ लेना। इसमें क्या है, इसमें जो डोज ऑफ फ्रीक्वेंसी है आयरन की वो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए है, ठीक है। और इसमें है क्या कि ये जो है हीमोग्लोबिन लेवल के अनुसार है, यानी कि हीमोग्लोबिन अगर 9 से 11 है तब कितने डोज लेने हैं, 8 से 9 है तब कितना लेना है, और 7 से 8 है तब कितना लेना है, ठीक है। तो ये आप मैं भेज दूंगी, आप वहां से पढ़ लेना इसको। और एक और टेबल है, इसमें बच्चों का दिया गया है, ये बच्चों और एडोलसेंट का दिया गया है, इसमें भी हीमोग्लोबिन के लेवल के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख लेना, मैं इसको शेयर कर दूंगी, जिसको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है वो यहाँ से देख सकता है, या अदरवाइज ये जो पहली वाली टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, NFHS4, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, ठीक है। इसके अनुसार 53% गैर गर्भवती महिलाएं यानी कि नॉन प्रेग्नेंट वीमेन, जो प्रेग्नेंट नहीं है, 53% जो प्रेग्नेंट नहीं है, और 50.3% जो कि प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भवती महिलाएं। एज क्या है, 15 to 49 वर्ष के जो एज ग्रुप है उनके अंदर में लिया गया है। और 58.5% बच्चे जो 6 to 59 मंथ के हैं उनमें एनीमिया था। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ चौथा, ठीक है, रिसेंट का, तो उसमें 53% जो महिलाएं गर्भवती नहीं थी उनमें एनीमिया पाया गया, 50.3% जो गर्भवती महिलाएं थी उनमें एनीमिया था, और 58.5% बच्चों में जो है एनीमिया पाया गया। एज ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा देश के 16 जिलों में किए गए एक अन्य अध्ययन में गर्भवती महिलाओं में 16 जिलों में अध्ययन किया गया, उसमें गर्भवती महिलाओं में 84.9% और किशोरियों में 90.1% तक अनीमिया का प्रसार बताया गया है। ये एक अन्य अध्ययन है, जो इसके पहले अभी हमने देखा वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का था, और इसके अलावा ये देश के 16 जिलों में जो एक अन्य अध्ययन किया गया उसमें आप देख सकते हो गर्भवती महिलाओं में 84.9% और किशोरियों में 90.1% तक अनीमिया देखा गया। अब जो अनीमिया का कारण है वो सिर्फ ये नहीं है कि आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, इसके और भी कारण हैं, जैसे कि फोलेट, विटामिन B12, विटामिन A और कॉपर जैसे अन्य खनिज और विटामिन की कमी एरिथ्रोपोइसिस में बाधा डालती है, यानी कि रक्त के निर्माण में बाधा डालती है। अनीमिया के विकास में आनुवंशिक जो HB विकार है, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, तो जो आनुवंशिक रक्त विकार हम कह सकते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि मान लो हेरिडिटरी कोई रक्त की समस्या है, रक्त वाली डिजीज है, तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है बच्चों में, ठीक है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा संक्रमण के कारण जो होने वाली सूजन है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है, उससे पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है और पोषक तत्वों की हानि बढ़ जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। और जो विकासशील देश हैं जैसे कि हमारा इंडिया, तो ये विकासशील है क्योंकि अभी ये डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो इसमें मलेरिया, तपेदिक बुखार, दस्त, परजीवी संक्रमण और जो अन्य संक्रमण है जैसे संक्रामक रोग भी अनीमिया में योगदान देते हैं, यानी कि जो मलेरिया हो रहा है, बुखार हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो है अनीमिया से हम प्रभावित हो सकते हैं। हाल के साक्ष्य बताते हैं कि असुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वच्छता यानी कि वॉश है यहाँ पर, अनसेफ वाटर और सैनिटेशन एंड हाइजीन, जो इसका फुल फॉर्म है वॉश का, यहाँ पर स्वच्छता और स्वच्छता दो लिखा हुआ है हिंदी में, तो एक का मतलब है सैनिटेशन और दूसरे का मतलब है हाइजीन, ठीक है, तो इसका अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन है, ठीक है। तो वॉश जो है ये संसाधन गरीब सेटिंग्स में, यानी कि जहां पर
गरीब लोग रह रहे हैं। जैसे कि चौल आपने देखा होगा, मुंबई में आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, वहां पर चौल होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो भी जिनके पास पैसे अधिक नहीं है, स्पेशली जो काम करने वाले लेबर हैं, मजदूर हैं, तो वो लोग वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उनको यहाँ पर गरीब सेटिंग्स बोले जा रहे हैं, जहां पर संसाधन रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो उस वहां पर उन लोगों में एंट्रिक रोगजनक यानी कि एंट्रिक पैथोजेंस के संचरण को बढ़ावा देता है। यानी ऐसी जगहों पर क्या होता है, असुरक्षित पानी होता है, ठीक है, और सफाई नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती, उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे डायरिया संबंधी बीमारियां और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से भी अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, बल्कि यहाँ पर हमने बहुत सारे रीजन बताए हैं जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा अनीमिया के बारे में। चलिए, अब कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रजनन आयु की महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती और जो धात्री महिलाएं और पूर्वशाली जो बालक हैं, उनमें अनीमिया की व्यापकता को कम करना है। तो ये तो उद्देश्य है ही, इसको हम देख ही चुके हैं। विशिष्ट उद्देश्य, कार्यक्रम की जो कार्य प्रणाली है उसमें कौन कौन सी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये ऐसे खाद्य पदार्थ की नियमित खपत में बढ़ोतरी करना जिसमें लौह लवण की मात्रा अधिक हो। उच्च जोखिम समूह जैसे गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, उनमें लौह लवण और फोलेट पूरक सामग्री गोलियों के रूप में उपलब्ध कराना और गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों की पहचान और उपचार करना। ये इनकी जो कार्य प्रणाली है, जो भी कार्यक्रम है, इनकी कार्य प्रणाली इस तरीके से काम करती है। कार्यक्रम गतिविधियों का क्रियान्वयन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उप केंद्रों के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बहुप्रयोजन कार्यकर्ता गर्भवती, धात्री तथा इंट्रायूटेराइन डिवाइस उपयोगकर्ता महिलाओं तथा 1 से 5 वर्ष के बच्चों में वयस्क तथा बाल खुराक के अनुसार लौह लवण की गोलियों का वितरण करते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो रहते हैं कार्यकर्ता, उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो सकते हैं, ठीक है, और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं तो उनके द्वारा ये सब किया जाता है। सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलने वाला समेकित बाल विकास सेवा यानी कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, उसके द्वारा भी लौह लवण की गोलियों के वितरण के रूप में इस कार्यक्रम को सहायता दी जाती है। ठीक है, वो भी इसमें सहायता करता है। खाद्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भी लौह लवण युक्त भोजन के उपयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अन्य सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ताओं की भागीदारी, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा, मीडिया, बागवानी विभाग तथा स्वैच्छिक संगठन की सेवाओं द्वारा भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने में सहायता की जाती है। यानी कि ये सब भी जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी सहायता करते हैं। अब कार्यक्रम के मुख्य कार्य क्या है वो देख लेते हैं जरा। लौह लवण युक्त खाद्यों के उपभोग को बढ़ावा देना। कैसे? गर्भवती, धात्री महिलाएं, किशोरी, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा लौह लवण युक्त आहार के नियमित सेवन को बढ़ावा देना। प्रसव पूर्व क्लिनिक टीकाकरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाली जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं तथा किड्स कार्यक्रम की सभी महिला लाभार्थियों को रक्तदाता के प्रति जागरूक करना तथा इसकी रोकथाम के महत्व को बताना उन्हें, यानी कि शिक्षा देना। लौह लवण युक्त खाद्यों के नियमित उपयोग जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, उदाहरण सरसों का साग हो गया, चौलाई हो गया, अरबी के पत्ते हैं, गाढ़ गोभी का साग हो गया, हरा चना, सलजम की पत्तियां हैं, इनका नियमित उपयोग करने के लिए उन्हें बताना। इसके अलावा अनाज जैसे गेहूं, रागी, ज्वार, बाजरा, दाल, अंकुरित और जो गुड़ के उपयोग करने को बताना उन्हें। और जिन स्थान पर सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से संभव हो, मीट व यकृत आदि के उपभोग को भी बढ़ावा दिया जाता है। शिशुओं के खाने में लौह लवण समृद्ध खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां आदि का प्रयोग करना। विटामिन सी लौह लवण के अवशोषण को बढ़ावा देता है। आप सभी जानते हो जिस तरीके से विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है, वैसे ही विटामिन सी यानी कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। अतः नियमित आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य जैसे कि संतरा, अमरूद, आंवला, कच्चा आम आदि को लौह लवण युक्त भोजन के साथ खाने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि अगर जब आप विटामिन सी युक्त फल या फिर सब्जी किसी आयरन युक्त फल या सब्जी के साथ खाते हो तो क्या होता है, जो आयरन है वो आपके बॉडी को अधिक मात्रा में मिलता है, पूरी तरीके से मिल जाता है, क्योंकि विटामिन सी आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है आपके शरीर में। इसी वजह से विटामिन सी के साथ में आयरन को खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। लौह लवण युक्त खाद्यों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए लौह लवण युक्त खाद्यों की घरों में खेती, इससे उत्पादित सब्जियों आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना। और चाय पेट में लौह लवण के अवशोषण को बाधित करता है। जिस तरीके से विटामिन सी
आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, उसी तरीके से उसका जस्ट अपोजिट है, जो हम चाय पीते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटाता है, बाधा उत्पन्न करता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। इसलिए परिवारों में विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियों को चाय का उपयोग कम से कम करने की सलाह दी जाती है। लौह लवण तथा फॉलिक एसिड पूरक स्रोतों के उपभोग को बढ़ावा देना। सभी गर्भवती महिलाओं में चाहे उनका हीमोग्लोबिन स्तर जो भी हो, लौह लवण तथा फॉलिक एसिड युक्त गोलियों का निर्धारित मात्रा में प्राथमिक रूप से वितरण करना। इसके अलावा अगर गोलियों की उचित उपलब्धता हो तो धात्री माताओं और इंट्रायूटेराइन डिवाइस जैसे कॉपर टी आदि उपयोगकर्ताओं को भी गोलियों का वितरण करना। पूर्व शालेय बच्चे, प्री स्कूल जो बच्चे हैं, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में तथा किड्स ब्लॉक में प्राथमिक रूप से लौह लवण और फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण करना। गर्भवती महिलाओं के लिए चलने वाले टीकाकरण कार्यक्रमों, विशेष रूप से टिटनेस का टीकाकरण आदि कैंपों में लौह लवण युक्त गोलियों का वितरण करना। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना कि सभी धात्री माताएं तथा गर्भवती स्त्रियों को पूर्ण खुराक प्रदान की गई है अथवा नहीं। जहां भी आईसीडीएस कार्यक्रम चल रहा हो वहां के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लौह लवण की गोलियां गर्भवती धात्री माताओं और पुरुषालय बालकों में वितरण करने के लिए उपलब्ध कराएं। माताएं अक्सर टीकाकरण कार्यक्रम के सत्रों में अपने शिशुओं के साथ में आती। इसमें क्या है कि जो धात्री अवस्था में ली जाने वाली जो लौह लवण युक्त गोलियां की आपूर्ति तथा शिशु एवं शिशु के आहार में लौह लवण युक्त खाद्यों की उपस्थिति को उचित रूप से व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा सुनिश्चित करना। क्योंकि टीकाकरण में मां अपने बच्चे के साथ आती है तो वहां पर उन्हें आप टीकाकरण के बारे में बता सकते हो। गोलियों के उचित उपयोग एवं विवरण पर उचित निगरानी हेतु गर्भवती धात्री महिलाओं एवं 12 से 24 माह के बच्चों का मातृ शिशु टीकाकरण कार्ड का इस्तेमाल करना। 1 से 5 वर्ष के बच्चों के गोलियों के उपयोग पर निगरानी हेतु आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाने वाला विकास कार्ड का इस्तेमाल करना, ताकि बच्चों के उचित विकास एवं वृद्धि का पता लग सके। और लास्ट है कि लौह लवण, अच्छा तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी कितनी मात्रा में जो है गोलियां देनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आज आयरन के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम थे हमने डिस्कस कर लिया कि कब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और लास्ट में इसका कब नाम चेंज हुआ और उसके अंतर्गत कितनी मात्रा में कौन कौन सी टैबलेट्स देनी थी और उसके अंदर जो एलिमेंटल आयरन है और जो फॉलिक एसिड है उन्हें कितनी मात्रा में देना है। तो जो टेबल हमने यहाँ पर दिखाया आपको वो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप उसको जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो और जिससे कि आपको वो तैयार हो जाए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और ये प्रोग्राम जरूर याद कर लेना किस सन में कौन सा प्रोग्राम है, यानी कि जो इसके नाम चेंज हुए हैं ईयर वाइज, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के और जो ये चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इसमें प्रोटीन कैलोरी जो माल न्यूट्रिशन है उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।